अयोध्या राम मंदिर पर हमले की साजिश में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आतंकी निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं, इसके अलावा भी स्लीपर सेल सिलसिलेवार धमाकों की तैयारी में जुटा था। 45 दिनों तक प्रयागराज में चलने वाला महाकुंभ भी आतंकियों के टारगेट पर था। इसके अलावा कई धार्मिक स्थल भी थे जिनकी आतंकियों ने रैकी की थी। मतलब भारी खून खराबे का ब्लूप्रिंट लेकर आतंकी अलग अलग शहरों में घूम रहे थे। फरीदाबाद से संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद मिले इनपुट के आधार पर सुरक्षा एजेंसियां, खासकर एटीएस की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, लखनऊ, मऊ, आजमगढ़ और बलिया में छापे मारे गए हैं। इस दौरान बलिया से 3 संदिग्धों को हिरासत में लेने की भी खबर है। आतंक के इस नेटवर्क को खंगालने के लिए एटीएस की कई टीमें एक साथ मिशन में जुटी हुई हैं। इन छापों के दौरान पुलिस को कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है। गिरफ्तारी से एक बड़ी साजिश का तो पर्दाफाश हुआ है, लेकिन असली चुनौती अब है अब्दुल रहमान के नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, उनका पता लगाना जांच एजेंसियों के सामने बहुत मुश्किलों भरा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी एटीएस की टीम यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। आजमगढ़, मऊ, बलिया में कल धरपकड़ की गई थी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। लखनऊ के मोहनलालगंज में भी यूपी एटीएस की टीम पहुंची थी। सुरक्षा एजेंसियों को छापेमारी के दौरान एक पेन ड्राइव में हमले का ब्लूप्रिंट मिला, जिसमें राम मंदिर और प्रशासनिक कार्यालय के अलावा उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थानों की जानकारी थी। सुरक्षा एजेंसियां सबसे पहले तो उस हैंडलर को खोज रही हैं जिसने अब्दुल को हैंड ग्रेनेड दिए। चुनौती बड़ी है, लेकिन आतंक के इस मॉड्यूल की तह तक जाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अब्दुल के साथ मरकज में जाने वाले वो तमाम बंदे निशाने पर हैं, क्योंकि खुलासे में अब्दुल के नेटवर्क में कुछ और युवकों के शामिल होने की जानकारी मिली है। कोशिश की जा रही है कि अब्दुल रहमान के साथ विशाखापट्टनम कौन कौन लोग थे और क्या उनको भी रेडिकलाइज किया गया था, उनको भी कोई जिम्मा सौंपा गया था, वो भी किसी टास्क का हिस्सा थे, क्या धर्म स्थलों की रेकी करने का काम उन्हें सौंपा गया था और अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। क्योंकि अकेले उत्तर प्रदेश में कई धर्म स्थल हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है, जिसमें राम मंदिर है अयोध्या में, जिसका काम अब्दुल रहमान को सौंपा गया था और उसी के लिए वो हैंड ग्रेनेड लेने हरियाणा गया था। इसके अलावा विंध्याचल दरबार है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन, क्या वो भी इन आतंकियों के टारगेट पर था? क्या वो भी निशाना बनाया जाना था? मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि, संबल जहां पर तनाव पैदा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जांच एजेंसियों के सामने हैं और एक एक करके अब्दुल रहमान के उस नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश में यूपी एटीएस सहित बाकी जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। कहां से आया था आतंकी प्लान? किसके इशारों पर होने वाला था खून खराबा? कौन था मास्टरमाइंड? आतंक के इस प्लान में पाकिस्तान की क्या भूमिका थी? पाकिस्तान की वो महिला एजेंट जिसके इशारों पर आतंक का स्लीपर नेटवर्क एक्टिव हो गया, कौन है? वो मौलाना जिसने अब्दुल रहमान को जिहादी बनाया, वो कहां है? अब्दुल रहमान जैसे और कितने आतंकी ग्रेनेड लेकर घूम रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब अभी आना बाकी है। आपको हम मिल्कीपुर में अब्दुल के उस कमरे में लेकर जाने वाले हैं जहां से वो घरवालों से छिपकर रेडिकलाइज हो रहा था। हम आपको अयोध्या के राम मंदिर भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि अगर अब्दुल ग्रेनेड लेकर फरीदाबाद से फैजाबाद पहुंच जाता तो क्या वो राम मंदिर को निशाना बना देता। यानी अयोध्या में आज की तारीख में सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले अब तक की कहानी का फ्लैशबैक दिखा देते हैं। फरीदाबाद के पाली गांव का ये वही कोठरा है जहां से अब्दुल रहमान को दबोचा गया। भिखारी बनकर इसी कोठरे में 3 दिन तक छिपकर रहा संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान। इसी कोठरे में जमीन के अंदर अब्दुल ने हैंड ग्रेनेड छिपा कर रखे थे। सोमवार को स्पेशल इनपुट के आधार पर गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने अब्दुल रहमान को यहां से गिरफ्तार किया था। संदिग्ध आतंकी अब्दुल के पास से मौके पर 2 हैंड ग्रेनेड मिले थे, जिसे अब्दुल ने आईएसआई के एजेंट से हासिल किए और हमले के आदेश का वो इंतजार कर रहा था।
लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने अब्दुल रहमान को उसके मंसूबों के पूरे होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया और जब पूछताछ शुरू की तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। अब्दुल रहमान ने बताया कि 10 महीने पहले आईएसआई के इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से जुड़ा था। आतंकियों ने उसे ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थी और वो दहशत फैलाने का पाठ वीडियो कॉलिंग के जरिए सीखता था। वो मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर बैठकर ही आतंक की ट्रेनिंग ले रहा था। पूछताछ में पता चला कि ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल रहमान को कई टास्क भी दिए गए थे। आईएसकेपी का ये मॉड्यूल सिर्फ अब्दुल तक सीमित नहीं था, बल्कि इस मॉड्यूल के स्लीपर सेल कई शहरों में मौजूद हैं। अब्दुल के मोबाइल से कई व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी मिली है, जिनमें पाकिस्तानी नंबर भी है। अब्दुल की चैट कोडिंग में थी, जिसे डिकोड करने के लिए एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। अब्दुल रहमान का लखनऊ आना जाना रहा है। ऐसे में एटीएस उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो लखनऊ में अब्दुल की मदद किया करते थे। यानी यूपी एटीएस अब्दुल रहमान के पूरे नेटवर्क को खंगालने में शिद्दत से जुट गई है। स्लीपर सेल तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक स्लीपर सेल तक एजेंसियों के हाथ नहीं पहुंचेंगे, खतरा बना रहेगा। तो अभी हाल के अंदर जिस तरह से राम मंदिर के ऊपर अटैक करने के लिए अब्दुल रहमान को एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान हरियाणा पुलिस और गुजरात पुलिस की एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया है और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वो तमाम जमात से जुड़ा हुआ था, तमाम टेररिस्ट फंडिंग से जुड़ा हुआ था और उसके बहुत सारे एसोसिएट्स हैं। उसकी तमाम चीज़ें खंगाली जा रही हैं, जिसमें उसके पेन ड्राइव, उसकी ईमेल, किन लोगों के कॉन्टैक्ट में था, बैंक अकाउंट्स, तमाम डिटेल उसके इकट्ठे किए जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब्दुल रहमान को एसटीएफ की 10 दिनों की रिमांड में भेजा गया है। अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की साजिश में एक पाकिस्तानी महिला एजेंट के शामिल होने की बात भी सामने आई है। लखनऊ से एटीएस के 6 सदस्यों की टीम इस समय बलिया में है। बलिया के बोडिया गांव के रहने वाले एक शख्स का मोबाइल भी जब्त किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी महिला एजेंट से कनेक्शन सामने आए हैं। ये तो साफ हो ही चुका है कि राम मंदिर पर हमले की प्लानिंग में दबोचा गया अब्दुल रहमान आईएसआई के इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और आतंकियों से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा था। दरअसल इस्लामिक स्टेट का खुरासान मॉड्यूल बेहद खतरनाक है। ये वही आतंकी समूह है जिसने उत्तरी सीरिया और इराक में बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। 2015 में बना यह संगठन ज्यादातर पूर्वी अफगानिस्तान में काम करता है, जिसके एक इलाके को खुरासान प्रांत कहा जाता है। माना जाता है कि उस आतंकी समूह में 3000 से ज्यादा लड़ाके हैं। सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक 2015 और 17 के बीच ISIS-K ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आम नागरिकों पर 100 से ज्यादा हमले किए हैं। इसी दौरान करीब 250 हमले अमेरिकी, पाकिस्तानी और अफगान सैनिकों पर हुए हैं। ISIS-K अफगानिस्तान के खुरासान में 10 सालों से काम कर रहा है और बीते कुछ सालों से भारत में भी सक्रिय है। अब्दुल रहमान जैसे अशिक्षित लड़कों पर इसकी नजर होती है और इसमें मदद करते हैं उस्मान हजरत जैसे मौलाना। इस मौलाना ने ही अब्दुल को आतंक की राह दिखाई और रेडिकलाइज किया। 2005 में जन्मा अब्दुल रहमान महज 19 साल का है। इसने मिल्कीपुर में मनीराम यादव इंटर कॉलेज से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। 5 वक्त का नमाजी अब्दुल स्वभाव से शांत था। परिवार वाले और यहाँ तक कि मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं कि अब्दुल आतंकी भी हो सकता है, ये यकीन करने लायक नहीं। इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही कभी उनको ऐसा लगा कि उनका बेटा किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो सकता है। परिवार का ये भी कहना है कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो परिवार अपने बेटे के साथ, अब्दुल रहमान के साथ नहीं खड़ा होगा और कानून की मदद करेगा। परिवार ने मांग करी है कि इस मामले की ठीक से जांच हो ताकि उनको न्याय मिल सके और अगर अब्दुल रहमान उस आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो ये परिवार उसका साथ नहीं देगा बल्कि कानून के साथ खड़ा होगा। 3 बहनों में अकेला भाई है अब्दुल और घर में सबसे बड़ा है। लेकिन अचानक ही अयोध्या कैंट के पुरानी सब्जी मंडी इलाके में रहने वाले मौलाना उस्मान हजरत के संपर्क में वो आया और मरकज जाने लगा। अब्दुल के पिता के मुताबिक
वो पिछले साल जुलाई में मरकज के लिए दिल्ली गया था। वहां से विशाखापत्तनम गया और वहां उसने जमात का दामन थामा और इसी बीच वो आतंकी संगठनों के संपर्क में आ गया। गिरफ्तारी से पहले अब्दुल दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में रह चुका है। उसे मंगलवार को वापस घर जाना था, लेकिन इससे पहले ही उसे दबोच लिया गया। दरअसल मरकज एक सेंटर है जहां कुरान और हदीस की बातों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। 75 साल पहले मेवात के मौलाना इलियास साहब ने मरकज की स्थापना की थी। इस मरकज को बनाने का उनका मकसद यही था कि देश के अनपढ़ मुसलमानों में बढ़ती जहालत को खत्म करके उनको इस्लाम के बताए गए रास्ते और नमाज की तरफ लाया जाए। भटके हुए लोग नमाज पढ़े, रोजे रखे और बुराइयों से बचे।